नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 का सिंहासन। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। देश में बीते दिन 5 चरण के चुनाव हो गए हैं और इसी के साथ राजनीतिक पार्टियों के नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार जनता ने दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता उनके लिए साफ कर दिया है। उम्मीदवार सियासी गलियारों में घूम घूम कर कह रहे हैं जनता जनार्दन ने ईवीएम का बटन उनके समर्थन में दबाया है। लेकिन जनता का मूड क्या है, उसने किसे अपना नेता चुनाव पर चुना है और अभी साफ साफ कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन नेता रोड शो और चुनावी रैलियां करके हुंकार जरूर भर रहे हैं। जनसभाएं करते हुए नेता एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं, जिससे बचे हुए बाकी के 2 से 3 चरणों के चुनाव में वोटर उनकी ताकत बन सके। इस सब के बीच पार्टियों को छोड़ने और ज्वाइन करने का सिलसिला भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के महाराजगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। यहां पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे जैसे 4 जून पास आ रहा है, मोदी के लिए INDIA गठबंधन और साथ में उनकी जो गालियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं उन नेताओं की तरफ से। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मोदी को देश की जनता अगले 5 साल के लिए फिर से चुनने जा रही है। वहीं इंडी गठबंधन पर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन वाले पहले यहां से उद्योग व्यापार का पलायन करवा चुके हैं और अब ये लोग बिहार और परिश्रमी साथियों का अपमान करने में जुटे हैं। बिहार की मान मर्यादा, बिहारियों का सम्मान इंडी गठबंधन वालों के लिए कोई मायने नहीं रखता। जब डीएमके के लोगों ने बिहार को गाली दी और जब तेलंगाना के कांग्रेस नेता ने गालियां दी, तब भी ये शाही परिवार के लोग अपने होठों पर ताला लगाकर बैठ गए थे। इंडी गठबंधन पस्त हो गया था। इसके बाद के चरणों में इंडी गठबंधन ध्वस्त हुआ और अब कल जो 5वां चरण हुआ, इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। को जनता का माई बाप समझने वाले इन्हें जनता ऐसी करारी हार देगी, ऐसी करारी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। कांग्रेस और उसके साथियों ने मिलकर देश के 60 साल बर्बाद कर दिए। 3-3, 4-4 पीढ़ियों का जीवन तबाह कर दिया। कांग्रेस और आरजेडी जैसे उसके साथियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ तरसा कर रखा। गरीब और गरीब होता रहा। इन 60 सालों में इन लोगों ने बड़े बड़े महल बना लिए। स्विस बैंक में अकाउंट खुल गए। मुश्किल में था, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। साथियों, देश में गरीब की पूछ तब शुरू हुई जब गरीब का ये बेटा प्रधान सेवक के रूप में आपकी सेवा में खपने लगा। मोदी का बहुत सारा समय पिछली सरकारों के गड्ढे भरने में निकला है।
जो काम 10 वर्षों में हुआ है, जो लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, उन्हें पता नहीं होता मेहनत क्या होती है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कितना खास है ये चुनाव और किस तरीके से खास है ये चुनाव। आपको ये जानकर समझकर बेहद ग्राफिक्स के जरिए बहुत ज़्यादा सहयोग मिलने वाला है। देखिए छठे चरण की तैयारी जोरों पर चल रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 14 सीटों पर मतदान होगा, बिहार में 8 सीटों पर मतदान होगा। वो तमाम सीटें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और इसके अलावा राज्य दर राज्य समझिए छठे चरण में क्या क्या खास होने वाला है। बिहार में 8 सीटों पर मतदान और उत्तर प्रदेश की 14 के करीब ऐसी सीटें हैं जिस पर मतदान होना है। वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, महाराजगंज, सिवान, गोपालगंज, ये बिहार की 8 सीटें जिस पर चुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश की भी आपको 14 सीटें बताएंगे कि आखिरकार यूपी में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ राजा भैया का क्षेत्र बोला जाता है। इसके अलावा इलाहाबाद, प्रयागराज जो कि अब हो चुका है, फूलपुर, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, जौनपुर, मछली शहर, भदोही और आजमगढ़, यानी कि मध्य से या लखनऊ वाली बेल्ट से अब चुनाव आगे बढ़ते हुए लखनऊ, रायबरेली, अमेठी से अब आगे बढ़ते हुए पूर्वांचल की तरफ धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में चुनाव सरक रहे हैं और 14 सीटों पर मतदान होने वाला। ये वो खास 14 सीटें हैं जिस पर आपका फोकस रहना चाहिए छठे चरण के लिए। बिहार और उत्तर प्रदेश हर लिहाज से बेहद खास है क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश से ही सियासत का रास्ता आगे बढ़ता है। अब आपको वीवीआईपी कैंडिडेट्स का भी एक बार बता देते हैं कि क्या कुछ खास उनके बीच में रहने वाला है। दांव पर दिग्गजों की साख है। डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल बीजेपी के लीडर हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अंबेडकर नगर की अगर बात करें तो रितेश पांडे बीजेपी से ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी के कई दिग्गजों की किस्मत छठे चरण में भी दांव पर लगी हुई है। दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, इनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। और खास बात यह है कि बिहार से आने वाले बिहारी सुपरस्टार हैं ये। धर्मेंद्र यादव सपा से आजमगढ़ से प्रत्याशी हैं। दिनेश लाल निरहुआ वर्सेस धर्मेंद्र यादव जो कि अखिलेश यादव के भाई हैं। मेनका गांधी सुल्तानपुर से ताल ठोकती नजर आएंगी। चिन्ह इनका होगा कमल का फूल, यानी कि बीजेपी। हालांकि इनके बेटे का टिकट कट गया और बेटे का टिकट कटने के बाद मेनका गांधी ने बहुत स्पष्टता से एक बात बोली थी कि जो वरुण गांधी हैं वो रास्ता अपना खुद से तय करेंगे। अब चलिए आपको बताते हैं कि पूर्वी चंपारण में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैंने सुना है कि यहाँ कोई घूम घूम कर कह रहा है कि 4 जून के बाद मोदी को बेड रेस्ट होगा। मेरी तो ये कामना है कि देश के किसी भी नागरिक को बेड रेस्ट की जरूरत ही ना पड़े। देश का हर नागरिक ऊर्जा और उत्सव से भरा हो। तो वहीं पीएम ने तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जंगल राज के वारिस से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। ये सब ऐसे ही है। इन लोगों के पास इस चुनाव में मोदी को गाली देने के सिवाय कोई और मुद्दा ही नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, पीएम मोदी काम की बात नहीं करते, वो सिर्फ तेजस्वी यादव और लालू यादव को गाली देने बिहार आते हैं। हमारे 25 करोड़ नौजवानों की सरकारी नौकरी से की जो उनकी उम्र है वो निकल गई, उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। लेकिन पीएम मोदी के मुंह से आवाज नहीं निकलती। पटना जब डूब रहा था तब प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए थे? मैंने सुना है कि यहां कोई घूम घूम कर कह रहा है कि 4 जून के बाद मोदी को बेड रेस्ट होगा। भाइयों बहनों,
मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, मैं तो यही कामना करता हूं, मोदी तो क्या, देश जंगल राज के वारिस से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती। बेड को भी जंगल से जोड़ दे, सब लोगों को बेड खाली कर देना भाई कल से। आपको जंगल राज का वारिस भी आप लोग बेड खाली कर दीजिए। और कुछ बचा है, काम की बात तो करते नहीं, खाली गाली देने आते तेजस्वी लालू जी को। बताए 10 साल में 39 सांसद लेके गए, क्या काम किया बिहार के लिए, कितने लोगों को नौकरी दिया। पेपर लीक पे मुंह नहीं खुलता है, नौजवानों का भविष्य, 25 करोड़ नौजवान हमारा ओवर एज हो गया, नौकरी नहीं पा रहा है। 25 करोड़, मुंह से आवाज नहीं निकलता इसके बारे में। पेपर लीक क्यों हो रहा है, क्यों नहीं बोलते। बिहार में बाढ़ आता है, एक मिनट का भी मीटिंग किए प्रधानमंत्री बाढ़ की समस्या को लेकर के। पटना जब डूब रहा था तब प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए थे, तब ना आना चाहिए था प्रधानमंत्री को, जब पूरा कंकड़बाग का इलाका, उनके वोटर इतना इतना पानी में डूब रहे थे। कोविड में गलत वैक्सीन डलवा दिए, अपना अच्छा वैक्सीन ले लिए और अब सबको हार्ट अटैक। देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव चल रहा है। अब तक 5 चरणों में मतदान हो गए। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 25 मई को होने वाले मतदान से ऐन पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया। वोटरों को लुभाने के लिए सारे राजनीतिक दलों के नेता अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और विरोधियों के खिलाफ बयानबाजी का दौर भी जारी है। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने भी ओडिशा के संबलपुर में एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा ओडिया भाषा और संस्कृति का गौरव बढ़ाने का काम किया है। मोदी जी ने हमारे ओडिशा के गरीब और आदिवासी के घर की बेटी द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाकर ओडिशा का सम्मान करने का काम किया। आपको बता दें कि संबलपुर सीट से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मैदान में उतारा हुआ है। देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब छठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। भाइयों बहनों, देश भर के मतदाताओं के लिए सिर्फ 400 पार का लक्ष्य है, मगर मेरे ओडिया भाइयों बहनों के लिए 400 पार अकेला नहीं है। इसके साथ साथ विधानसभा में भी 75 से ज्यादा सीट कर यहां कमल खिलाना है। भाइयों बहनों, ये जो चुनाव है, एक और तो देश को सुरक्षित करने का चुनाव है, देश को समृद्ध करने का चुनाव है। एक सिक्का और डाक टिकट जारी कर पाई का संघर्ष को दुनिया भर में प्रसिद्ध करने का काम किया। ये बीजेडी की सरकार है। मैं आज नवीन बाबू को कहने आया हूं, नवीन बाबू, आप बाबूशाही ओडिशा पर थोप रहे हो। आपने ओडिया जनता का अपमान किया है। संस्कृति, अस्मिता और ओडिया स्वाभिमान का गला घोंटने का काम नवीन बाबू कर रहे हैं। मुझे बताओ संबलपुर वालों, ये महान उत्कल प्रदेश पर कोई तमिल बाबू शासन कर सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकता है क्या? एक बार भाजपा की सरकार बनाइए, यहां से खनिज संपदा नहीं जाएगी। पूरी प्रोडक्शन की चेन कर वैल्यू एडिशन पूरा मेरे ओडिया भाइयों बहनों की भूमि पर रहेगा। भाइयों बहनों, हम ऐसा ओडिशा बनाना चाहते हैं जिससे एक भी युवा को अपनी पत्नी और बूढ़े माँ बाप छोड़कर कहीं महाराष्ट्र, कहीं हरियाणा, कहीं बेंगलोर मजदूरी के लिए न जाना पड़े, उसको अपने प्रदेश के अंदर ही काम मिल जाए। उड़ीसा का लोकेशन बहुत सुंदर है, एक लंबा कोस्ट लाइन है, खनिज संपदा का अंबार है, मेहनत कश युवा है। एक ही चीज नहीं है, मेहनत करने वाला मुख्यमंत्री नहीं है। और मैं कहता हूं,
भाजपा की सरकार बना दीजिए। हम मेहनत करने वाला युवा और जोशीला मुख्यमंत्री देकर ओडिशा को समृद्ध बनाएंगे। भाइयों बहनों, ये पश्चिमी क्षेत्र के लिए हमेशा बीजू सरकार ने अन्याय किया है। मैं आज कहकर जाता हूं, समग्र ओडिशा का सम विकास हो, इसके लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो चावल भेजते हैं। नवीन बाबू उस पर अपनी फोटो वाला झोला लगाने का काम करते हैं, झोला लगाने का। अरे नवीन बाबू, झोले से गरीब का पेट नहीं भरता, झोले के मूल्य जितना चावल ही ज्यादा दे देते तो हमारे ओडिया भाइयों का सम्मान हो जाता। भाइयों बहनों, रत्न भंडार, आज मैं आप सभी को मेरे भी मन की बात कहता हूं। मैं जहां से आता हूं, अहमदाबाद, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोकारो पहुंचे हुए थे, जहां झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उनका जोरदार स्वागत किया। वो यहां बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताते हुए और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वहीं उन्होंने गरीबी पर बात करते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह ने गरीबी मिटाने की बात कही, लेकिन किसी ने गरीबी नहीं मिटाई। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, इन्होंने कितनी गरीबी दूर की। इन्होंने गरीबी हटाने की बात सिर्फ की, लेकिन किया कुछ नहीं। लेकिन 9 साल में पीएम मोदी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है और भारत लगातार पहले की अपेक्षा धनवान होता जा रहा है। पहले की अपेक्षा धनवान होता जा रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, वो भी कहते थे मैं गरीबी दूर करूंगा, हमारी सरकार बन जाएगी। श्रीमती इंदिरा गांधी भी कहती थी हमारी सरकार बनाओ, हम गरीबी दूर करेंगे। राजीव गांधी जी भी यही कहते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी यही करते थे। कोई आंकड़े उठाकर देख ले, कितनी गरीबी इन लोगों ने समाप्त की है। गरीबी हटाने की बात करते रहे, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने 9 साल के अंदर ही, ये हमारा आंकड़ा नहीं है, नीति आयोग का आंकड़ा है, अंतरराष्ट्रीय जो आर्थिक संस्थाएं हैं उनका आंकड़ा है। वो कहती है भारत ने तो करिश्मा किया है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में उन्होंने काम। 4 जून के बाद 3-4 दिन में हमारी सरकार बन जाएगी। 15 जून के बाद 70 साल के उम्र के आप पिताजी होंगे, बाबा होंगे, आजा होंगे, आजी होंगी, दादा होंगे, दादी होंगे, चाहे किसी जाति के होंगे, चाहे कोई भी आमदनी होगी, सबका 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज किया जाएगा मेरे बहन। चुनावी घोषणा पत्र जब बनने वाला था, प्रधानमंत्री जी ने यह जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही सौंपी थी और मुझे कहा राजनाथ जी इसको डाल दिया जाए, और घोषणा पत्र में यह हम लोगों ने डाल दिया। हम जो कहते हैं वो करते हैं। विश्वास का संकट, विश्वसनीयता का संकट हम लोग किसी भी सूरत में पैदा नहीं होने। भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन जो भारत को छेड़ेगा भारत उसे छोड़ेगा भी नहीं। आज ये भारत के पास ताकत है। भारत का चरित्र है, हम लोगों की मन की विशालता, हृदय की विशालता देखिए। आज तक दुनिया के किसी देश पर हम लोगों ने कभी ना तो कोई आक्रमण किया है और ना तो दुनिया के किसी देश के 1 इंच जमीन पर हम लोगों ने कभी कब्जा किया है। यह भारत का चरित्र है। लेकिन अब भारत को कोई आंख दिखाएगा तो फिर उसका खामियाजा भुगतने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। पड़ोसी देश पाकिस्तान, यह बात सही है, अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन आश्वस्त रहिए, आकर रहेगा। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधे जनसभा का रुख करेंगे। नितिन गडकरी क्या कुछ कह रहे हैं, सुने।
आपको बहुत सीरियसली सोचना होगा, ये दिखता नहीं है प्रॉब्लम। हमारी सरकार अगर कंटिन्यू रहती है और रहेगी तो हम दिल्ली को जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे। बहुत काम तो हमने किए है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, और पानीपत में तो हमने फैक्ट्री शुरू करवाई है। ये जो परली के कारण यहां पोल्यूशन होता है, मैं एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं। 350 प्लांट परली से सीएनजी बनाने वाले 40 शुरू हो गए, बाकी का काम शुरू है। और पानीपत में इंडियन ऑयल से हमने ऐसा एक प्लांट डलवाया है, ये अभी चालू हो गया है, कि परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे तैयार होगा, 150 टन बायो विटामिन तैयार होगा। वो मैं बोला एनएचआई पूरा खरीदने के लिए तैयार है। और 76,000 टन हम बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाएंगे। मैंने खुद इनिशिएटिव लेकर स्पाइस जेट का विमान देहरादून से दिल्ली किसानों ने बनाए हुए एविएशन फ्यूल पे लाया था। टाटा ने अभी एयर एशिया का विमान की ट्रायल किया है। अब परली जलेगी नहीं, परली से हवाई ईंधन तैयार होगा, हवाई जहाज तैयार होंगे, और दुनिया की एयरलाइंस अपने विमान इंडिया में इसलिए लाएगी कि हमारी हवाई ईंधन की प्राइस पेट्रोलियम हवाई ईंधन से कम होगी। टेक्नोलॉजी के कारण सब कुछ बदल सकता है। गांव बदल सकते, जल, जमीन, जंगल, जानवर पर आधारित हम नीति बनाई है हमने। मैं तो एग्रीकल्चर साइंस में 5 डिलीट्स मुझे मिली है, मैं वही काम करता हूँ, किसानों में काम करता हूँ। और इसलिए देश को बदलने के लिए, दिल्ली को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल में ताबड़तोड़ जनसभाएं की। उनके निशाने पर यहां एक तरफ यूपी के प्रमुख विपक्षी समाजवादी पार्टी रही, तो वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला। कहा कि अब की बार 400 पार की बात पर सपा के लोगों को चक्कर आने लगता है, क्योंकि सरकार के लिए 273 सांसद चाहिए और सपा 63 सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ पा रही है। इन्हें जनता ही जवाब देती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में एक तरफ राम भक्त तो दूसरी तरफ रामद्रोही हैं। ये रामद्रोही आतंकवाद और नक्सलवाद समर्थक हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती है और आज अयोध्या में राम भक्तों पर पुष्प वर्षा हो रही है। अयोध्या को एक फिर से त्रेता युग का गौरव दिलाने का काम किया गया है। जिन आतंकवादियों ने राम मंदिर पर आतंकी हमला किया था, इन्हें उनके मुकदमों को वापस लेने का काम इन्हीं लोगों ने किया था। छेड़ने में, भारत के अंदर किसी भी प्रकार की गतिविधि को आगे बढ़ाने में भयभीत होता है। उसको मालूम है जैसे उसने किया, भारत के बहादुर जवान एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं। बहनों और भाइयों, एक तरफ सुरक्षित भारत और दूसरी तरफ विकसित भारत की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। जो लोग हिंदुस्तान में रहकर के पाकिस्तान का राग अलापते हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूं, क्यों हिंदुस्तान पे बोझा बने हुए हो? चले जाओ पाकिस्तान में। पाकिस्तान के हालात आप देख रहे होंगे, क्या हाल है पाकिस्तान के। भारत 4 वर्ष से फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा दे रहा है और पाकिस्तान में 23 करोड़ की कुल आबादी, और वो अभी भूखों मर रही है। गली के जीवों की तरह, जैसे एक रोटी का टुकड़ा कोई गली में फेंक दे और गली में कुछ जीव आपस में लड़ते गली के अंदर उस रोटी के टुकड़े के लिए, ऐसे पाकिस्तान के अंदर 1 किलो गेहूं के लिए, 1 किलो आटा के लिए छीना झपटी हो रही है, आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है। व्यापक वातावरण वहां का खराब हो रखा है। आज ये स्थिति आपके पाकिस्तान की है। और इसी में ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उसके पास एटम बम है। मैंने कहा एटम बम हमारे पास भी है। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन पहुंच गया है और हमने यूपी में तो व्यवस्था की है कि होली और दीपावली के अवसर पर
एक एक भरा हुआ फ्री सिलेंडर उन सभी परिवारों को उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं और लगातार ये जारी है। बहनों और भाइयों, एक और ये गरीब कल्याणकारी योजनाएं, वहीं हर गरीब के सिर ढकने के लिए एक एक आवास, 4 करोड़ आवास देश के अंदर मिले हैं। याद करिए, जब ये सपा और कांग्रेस का गठबंधन होता है, कोई अनर्थ जरूर होता है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला हुआ था, तब अयोध्या, लखनऊ और वाराणसी की कचहरियों पर हमला हुआ था। और अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे, इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया था मालूम है? आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने का शर्मनाक काम किया था। और तब न्यायालय ने इनको कहा था कि आतंकवादी छूटेंगे नहीं। शर्म आनी चाहिए सरकार में बैठे हुए लोगों को कि आज आतंकवादियों के मुकदमों को वापस ले रहे हो, कल इनकी पद्म पुरस्कार के लिए सिफारिश करोगे। बहनों और भाइयों, ये लोग आतंकवादियों के आका है, ये माफियाओं के सरपरस्त हैं, और इसीलिए हर अपराधी और माफिया 2017 के पहले जनता का खून चूसता था, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करता था, फिरौती वसूली करता था, बेटी की सुरक्षा के लिए खतरे बने हुए थे। और आज जब इन सभी माफियाज को हम लोगों ने उल्टा टांगने का काम किया है, कुछ लोगों की राम नाम सत्य की यात्रा निकल गई है, तो अब समाजवादी पार्टी को पीड़ा होने लगती है, उनको पीड़ा होती है। ये क्या हो रहा है? ये किसी गरीब के साथ इनकी संवेदना नहीं है, किसी दलित के साथ इनकी संवेदना नहीं है, इनकी संवेदना माफिया के प्रति है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंडीगढ़ की एक जनसभा में बयान दिया था कि चुनाव हारने के बाद कांग्रेसी भाग जाते हैं। तो वहीं इन्होंने कांग्रेसी नेता मनीष तिवारी को उड़न खटोला बताया था, जिस पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने पलटवार करते हुए कहा कि 4 जून के बाद सभी बीजेपी के प्रमुख नेताओं के पासपोर्ट जब्त करो, क्योंकि ये भागने वाले हैं। ना राहुल गांधी कभी भागे हैं और ना ही INDIA गठबंधन के नेता कभी भागे हैं। हम सभी जेल में गए हैं और संघर्ष किया है। ये बीजेपी वाले व्यापारी लोग हैं और ये डरपोक होते हैं। योगी आदित्यनाथ को इसे अच्छी तरह पता होना चाहिए कि योगी जी इस व्यापारी मंडल में फंस गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं के पासपोर्ट जब्त करो। ये भागने वाले हैं, ये भागने वाले हैं। न राहुल गांधी कभी भागा है, ना इंडिया गठबंधन के नेता कभी भागे। देश में डटे रहे, चाहे जेल में गए, संघर्ष किया, हाँ, और हम देश में रहे। राजीव गांधी ने शहादत दी, इंदिरा गांधी ने शहादत दी, सभी ने। आप मुझे बताइए, बीजेपी के किसी नेता ने देश के लिए शहादत दी है? बताइए। या उनके बेटे ने कभी शहादत दी है? नहीं। ये व्यापारी लोग हैं, और व्यापारी लोग बहुत डरपोक होते हैं, वो लड़ते नहीं। योगी जी को पता होना चाहिए, योगी जी इस व्यापारी मंडल में फंस गए हैं। हम योगी जी को पहचानते हैं, योगी जी ऐसे नहीं है, लेकिन जो व्यापारी मंडल उनके आसपास है ना, उसमें फंस गए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में लालगंज लोकसभा सीट से सपा उम्मीदवार दरोगा प्रसाद सरोज के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 7वें चरण तक बीजेपी का सफाया हो जाएगा और जनता बीजेपी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। के खिलाफ मतदान हुआ शुरू हुआ है। आखिरी तक जब पूर्वांचल का चुनाव खत्म होगा और 7वें चरण खत्म होंगे, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। इन्होंने किसान को संकट में डाल दिया, किसान को संकट में डाल दिया। न किसान की आय दोगुनी हुई, न उनकी पैदावार बढ़ाई, न पैदावार की कीमत दे पा रहे हैं, और नौजवानों को बड़े पैमाने पर
बेरोजगारी के हवाले छोड़ दिया। सोचिए 30 लाख सरकारी नौकरियां दिल्ली में खाली हों, उत्तर प्रदेश की हर परीक्षा रद्द हो गई हो, पेपर लीक कराए। ये पेपर लीक नहीं हुआ है, जो लोग बुलडोजर से डराते हैं उनका पेपर लीक कौन करेगा? ये जानबूझ करके पेपर लीक किया जिससे नौकरी और आरक्षण ना देना पड़े। नौकरी तो सबको मिलती, आरक्षण तो एक सीमित लोगों को मिलता है, लेकिन इन्होंने जानबूझ करके नौकरी के साथ खिलवाड़ की है। ये नौकरी नहीं छीनी है इन्होंने नौजवानों का 1/3 जीवन बर्बाद किया, 1/3 जीवन। घोसी लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर ने न्यूज इंडिया संवाददाता से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। घोसी लोकसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर जी का चुनाव प्रचार तेजी से चल रहा है। इस वक्त मौजूद हैं हम लोग परदहा ब्लॉक के राजभर बस्ती में और यहाँ पे अरविंद राजभर जी ने प्रचार किया है। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, इस आरोप प्रत्यारोप में किस तरह से जनता को अपने वोटों को खींचने का काम कर रहे हैं। जी अरविंद जी, न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका भी मैं स्वागत करता हूँ इस घोसी लोकसभा में। कैसा प्रचार चल रहा है आज आप लोगों का? प्रचार बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, प्रचार बहुत ज़बरदस्त चल रहा है और सभी लोगों का जन समर्थन पर्याप्त मिल रहा है और जनता हाथों हाथ हमको लेने का काम कर रही है और सब लोग जिस प्रकार से आशीर्वाद जता रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और वो उनका उत्साह देखते बन रहा है। और उत्साह सिर्फ महिलाओं में, बुजुर्गों में नहीं है, उत्साह यहाँ के युवाओं में भी है। अभी ये कार्यक्रम में आपने देखा जिस प्रकार से हमारे युवा साथी उत्साहित थे, कहीं न कहीं अपने उत्साह को संकल्प में लोग बदल रहे हैं और संकल्प में बदल करके आने वाली 1 तारीख को छड़ी का बटन दबाएंगे। आपने कहा मन से कि दिल्ली में दुल्हन तैयार है, दूल्हा तैयार है, बस दिल्ली जाने की तैयारी। ये दिल्ली जाना कौन दूल्हा कौन दुल्हन? ये एक उदाहरण था, लोकतांत्रिक उदाहरण है। राजनीति में एक बहुत आम भाषा में समझाने के लिए जनता को कह दिया जाता है, तो जिससे कि बहुत आसानी से लोग समझ जाएं। तो सबसे आसान, क्योंकि एक परंपरागत तरीके से परिवार की स्थिति भी होती है, शादी विवाह वगैरह, तो बहुत आसानी से समझ जाएं कि हम सब लोगों को एकत्रित होकर के चुनाव निशान छड़ी पर बटन दबाना है। और जैसे कि जब शादी तय हो जाती है किसी की, तो भाई बारात लेके जाता है ना, तो जब बारात लेके जाता है तो कहा जाता है दूल्हा के साथ बारात। तो ये एक प्रकार से राजनीतिक दूल्हा के तौर पर माननीय मोदी जी ने हमको तैयार किया हुआ है। और जो लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी पंचायत है दिल्ली, तो एक काल्पनिक तौर पर मान लेते हैं कि वो सीट से मतलब वो है, तो इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जनता नेतृत्वकर्ता को ही मानती है। मऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट। तो 24 के सिंहासन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हरियाणा जो संपन्न राज्य के रूप में जाना जाता था, वो आज कर्ज में डूब रहा है। इस राज्य पर कुल 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है। बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी तरक्की का रास्ता भूल गए हैं। मुझे समझ नहीं आता कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरकार के कामों के बारे में बात करके वोट मांगने की बजाय कांग्रेस को गाली क्यों देते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों पर कोई चर्चा नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि इन्होंने देश और हरियाणा में कोई काम ही नहीं किया। आधुनिक पंचायती राज की बुनियाद भी उन्होंने रखी, जिसके कारण देश भर में 30,45,000 पंचायती प्रतिनिधि बने। उसमें 14 लाख महिलाएं पंचायती प्रतिनिधि बने। ऐसा मौका कोई नहीं दिया, सिर्फ राजीव गांधी जी ने दिया। ये हमको याद रखना चाहिए। आज महिलाएं सरपंच है, दलित सरपंच है, ओबीसी सरपंच है और दूसरे अनेक लोग जो देहात में रहते हैं वो पॉलिटिक्स में आकर अपने नीति से वहां पर काम करके उन्होंने सरपंच, पंचायत मेंबर, ये सब कुछ बने हैं। ये कांग्रेस के वजह से, ये आप सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। चाहे चंडीगढ़ हरियाणा मिल के रहने से मैं इसको अलग अलग नहीं समझता, और उसके साथ पंजाब भी रहने से
बड़ा मुश्किल है कि एक तरफ पंजाब है, एक तरफ हरियाणा है, बीच में चंडीगढ़ है और एक ही बहुत ही संपन्न स्टेटों में इसको भी गिना जाता है। लेकिन इतना संपन्न स्टेट होते हुए भी यहाँ पर भी अनएम्प्लॉयमेंट और यथास्थिति में बेरोजगारी के साथ महंगाई भी यहाँ पर भी है, सारे देश में भी है। बीजेपी के स्टार प्रचारक और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार देश में घूम घूम कर जनसभाएं कर रहे हैं। एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में पहुंचे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं जब बंगाल आया तो मैं सबसे पहले संदेश खाली गया। वहां माताओं बहनों ने जो बताया वो सुनकर दिल दुखी हो गया। वहां माताओं बहनों पर अत्याचार हो रहा है, ये सब शेख शाहजहां जैसे गुंडे करते हैं, लेकिन ममता दीदी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर शेख शाहजहां जैसे गुंडे असम में होते तो मैं 10 मिनट में इनका हिसाब कर देता। बारामूला लोकसभा क्षेत्र में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान होने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां की जनता का शुक्रिया अदा किया। पीएम मोदी ने कहा कि एक शानदार ट्रेड है और ये धारा 370 हटने के बाद यहाँ के लोगों का लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति विश्वास है। वहीं पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट लिखकर बारामूला के लोगों को बधाई दी। तो पीएम मोदी के इस बयान पर पलटवार करते हुए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और बारामूला लोकसभा सीट से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने निशाना साधा। दफ्तर में किसी को शुपैया और पहलगाम में जो 2 दिन पहले हुआ, उससे हमें पता है ना कितना ठीक है। ये लोगों ने हिम्मत की ना, अपना वोट का हक इस्तेमाल किया। इसमें मरकजी हुकूमत को तो इसका कोई श्रेय नहीं जाता ना। ये तो लोगों ने हिम्मत की और इससे अगर वो 370 के साथ जोड़ना चाहते हैं तो फिर उनको इस बात का जवाब देना होगा कि 1990 से पहले जो इलेक्शन रहे उसमें टर्नआउट इससे ज्यादा रहा, तो वो क्यों रहा? फिर बेताज बादशाह बैठे हुए हैं साहब यहाँ। किस सरकारी दफ्तर में किसी को घुसने की इजाजत है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के एक रैली में भाषण के दौरान कहा कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के सबसे ज्यादा समर्थक पाकिस्तान में हैं, जिस पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीटें और पंजाब के लोगों ने हमें 117 सीटों में से 92 सीटें देकर हमारी सरकार बनाई है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या दिल्ली और पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं? क्या गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश और देश के कई हिस्सों में लोगों ने हमें प्यार और विश्वास दिया? क्या इस देश के सभी लोग पाकिस्तानी हैं? शाह जी दिल्ली आए थे और दिल्ली आकर उनकी सभा में बताया जाता है जो लोग वहां मौजूद थे 500 से भी कम लोग थे, और दिल्ली आकर उन्होंने देश के लोगों को अनर्गल गाली गलौज करना चालू किया, जनता को गाली देने लगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तानी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीट 56% वोट शेयर देके सरकार बनाई है, क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं? पंजाब के लोगों ने हमें 117 में से 92 सीट्स देके सरकार बनाई है, क्या पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं? गुजरात के लोगों ने हमें 14% वोट दिया, क्या गुजरात के भी लोग पाकिस्तानी हैं? गोवा के लोगों ने हमें प्यार दिया, विश्वास दिया, क्या गोवा के लोग भी पाकिस्तानी हैं? आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है, इस बात का आपको इतना अहंकार हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे, धमकियां देने लगे। अभी तो आप पीएम बने नहीं हैं और आप। राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस इस घटना के आरोपी विभव कुमार को हिरासत में लेकर जांच को आगे बढ़ा रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल पर बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम घटना वाले दिन का मिनट टू मिनट शेड्यूल जारी करें। आगे उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल
वही नेता हैं जो कहते थे कि मैं तो 3 कमरे के घर में रहूंगा और मेरा घर 24 घंटे खुला रहेगा, और आज अपने शीश महल में ऐसे बैठे हैं कि अपनी सांसद से कहते हैं कि अपॉइंटमेंट नहीं था तो मिलूंगा नहीं। नहीं होने के बाद जिस प्रकार की बातें आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल जी के मुद्दे पे कर रही है, तो मैं उनसे सिर्फ 3-4 सवाल पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल जी, आप तो वही नेता है ना जो कहते थे कि मैं तो 3 कमरे घर में रहूंगा और मेरा घर 24 घंटे खुला रहेगा, कोई कभी भी आके मिल सकता है, हम तो आम आदमी की पार्टी हैं, यही वक्तव्य था ना। और आज अपने शीश महल में ऐसे किले में बंद होके बैठे हैं कि अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कहते हैं कि अपॉइंटमेंट नहीं था तो नहीं मिलेंगे, और अगर अपॉइंटमेंट नहीं होने के बाद मिलने की बात कहेगी तो उसके साथ दुर्व्यवहार और जूता लात भी करेंगे। क्या ये चरित्र का इतना भारी बदलाव दिखाई नहीं पड़ता? आपने कहा कि अपॉइंटमेंट नहीं था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 3, आप रोहतक लोकसभा सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा रखी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों की जनसभा के बाद गृह मंत्री अमित शाह की रैली हुई, जो आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी रोहतक में रोड शो किया और बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा के साथ रोड शो निकाला। कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित करके उनका स्वागत भी किया। भीषण गर्मी के बीच रोड शो बढ़ता रहा और कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह दिखा। ज्यादातर महिला कार्यकर्ता भगवा साड़ी में नजर आए। दिल्ली के पालम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो किया। इस दौरान हमारे सहयोगी आनंद ने जेपी नड्डा से खास बातचीत की। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन रणबीर बिधूड़ी और साउथ दिल्ली से कैंडिडेट के रोड शो में आए हैं। और आप विजुअल्स देख सकते हैं, ये विजुअल्स आपको दिखाएंगे कि कैसे रोड शो किस प्रकार का भव्य है। सर, 5 फेसेस हो चुके हैं, आप देश भर में अलग अलग जगह गए हैं, क्या माहौल है बीजेपी का? कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा माहौल है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और उनके नेतृत्व में देश चले, इसके लिए जनता आतुर है। दिल्ली की भी 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और उनको एक तरफा आशीर्वाद मिल रहा है। स्वाति मालीवाल पर अरविंद केजरीवाल चुप क्यों है? ये तो उनसे पूछिए कि वो चुप क्यों है। महिला सम्मान की बात करने वाले ने महिला के साथ दुर्व्यवहार किया और 4 दिन तक चुप्पी रखी। ये बताता है आपका दोहरा चरित्र, और दिल्ली की जनता, देश की जनता जान चुकी है उनका दोहरा चरित्र बेनकाब हो गया। जाते जाते आपको इस विजुअल्स पर छोड़कर जाता हूं, जो आप देखेंगे रोड शोज में लाखों की संख्या में कार्यकर्ता और नेता सुनने आए हैं, देखने आए हैं जेपी नड्डा को। और विजुअल्स ये बताएंगे कि दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में 7 सीट को लेकर बीजेपी जो दावा कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है। कैमरामैन कृष्णदेव के साथ आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो 24 के सिंहासन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।